हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की प्रिपरेशन में लगे होंगे पूरे ज़ोरों शोरों से। ठीक है, हमने इकोनॉमिक सीरीज शुरू कर दी है, सभी को पता है। पॉलिटी सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। सभी इससे गुजर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम यूथ हमारी कंट्री का इससे जूझ रहा है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Unemployment is a situation when a person actively searches for a job and is unable to work। यानी सभी को पता है, जॉब की तो सर्च करता है बट उसे काम मिलता नहीं है, जो भी पर्सन है कोई। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ द इकॉनमी। ये एक तरह से इकॉनमी के स्वास्थ्य के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे शरीर का स्वास्थ्य होता है वैसे इकॉनमी का भी स्वास्थ्य होता है। ठीक है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट, कहते हैं ना, मोस्ट फ्रिक्वेंट measure of unemployment। ठीक है, the unemployment rate is the number of people unemployed divided by the working population or people working in the labor force। तो unemployment rate क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। unemployment rate is equal to unemployed workers divided by total labor force into 100। ये उसका रेट हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो जान लेते हैं कि कितने कितने टाइप्स की होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप्स का इन्होंने डिवीज़न किया है, यानी आगे जाके 6 भी है। ठीक है, 6 टाइप्स का बेसिकली इन्होंने बताया। कहीं 5 दिया है, कहीं 6 दिया है, डिपेंड ऑन द इन्होंने कैसे इसको बांटा है। तो पहला है इसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, अंडर दिस अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। यानी कि जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा लोग क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको दे दी गई है। ठीक है, तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जिसमें कि ज़्यादा लेबर फोर्स आ जाता है, ज़रूरत उतनी होती नहीं है। फिर दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अंडर दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देर इज़ मिसमैच बिटवीन द वर्कर्स स्किल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब है कि संरचना में ही अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि मान लीजिए आप स्किल्ड हैं किसी और काम के लिए, कहीं इंगेज हैं और काम के लिए। ठीक है, इसको इस तरह से मिसमैच है उनकी स्किल्स में। मान लीजिए आपने किया है, सपोज डैट नर्सिंग का कोर्स किया है, बट आपको वहाँ जॉब ना मिल करके आप कहाँ कर रहे हैं, किसी कपड़े की दुकान में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मिसमैच हो जाता है, तो इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मैनी पीपल इंडिया डू नॉट गेट जॉब्स मैचिंग देयर स्किल्स, ये तो बताया ही। फिर एक तीसरा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल डू नॉट हैव वर्क ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। यानी कि सीजनल का मतलब है किसी सीज़न में काम मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, सीज़न आया तो काम मिलेगा, सीज़न नहीं है उस प्रकार का तो काम नहीं मिलता है। ये सारी। फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने कर दिया है डिवीजन। तो अंडर दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल लूजेज देयर जॉब्स ड्यू टू एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। आपने ये बात सुनी होगी, जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स आ रहे थे तो बहुत सारे लोग को निकाला गया, क्योंकि उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अपडेट तो किया नहीं। तो इस प्रकार की भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। समझ पा रहे हैं। फिर एक है एक तरह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि पीपल लूज देयर जॉब ड्यू टू रिसेशन। यानी मंदी आ गई तो उन्होंने एक तरह से लूज कर दिया, एंड गेट जॉब्स ड्यूरिंग बूम। यानी जब फिर से बूम होगा इकॉनमी में, यानी ग्रोथ फेज आएगा, तब फिर से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से ही समझ रहे हैं, फ्रिक्शन मतलब एक तरह से घर्षण होता है। तो किस प्रकार होता है, तो अंडर दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वाइल सर्चिंग फॉर न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन द। जब मान लीजिए कोई स्विच कर रहा है जॉब, तो बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट का फेज आता है उसी को कहा गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए कॉजेज़ जान लेते हैं, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोज़गारी के। पहला है लार्ज पॉपुलेशन। सभी को पता है इंडिया नंबर 1 हो चुका है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर हम इस ह्यूमन कैपिटल को
सही से वो एग्जॉस्ट नहीं कर पाए तो ये इकॉनमी के लिए खतरा ही है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज सोर्सेस लिमिटेड हैं और हमारे पास जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो कितने लोग को जॉब्स मिल पाएंगे? ठीक है। सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे प्रिवलेंट कास्ट सिस्टम। ठीक है, इन इंडिया प्रिवेंट्स सम पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर कास्ट फ्रॉम टेकिंग अप स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, यानी कि कास्ट के बेस पे ही तो ऑक्यूपेशन उन्होंने निर्धारित कर दिया था। अब क्या है, सभी पढ़ने लगे हैं, सभी को थोड़ा सा अपनी उन्नति के बारे में, अपने राइट्स के बारे में जागरूकता आई है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, एक तरह से ये भी एक कारण बन जाता है। स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि स्टैग्नेंट का मतलब ही होता है रुका हुआ। ठीक है, धीमी गति से, या फिर कह सकते हैं, या फिर रुका। स्टैग्नेंट मतलब होता है रुका ही हुआ। ठीक है, तो क्या है, द लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस द लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है कि इसको, मतलब एक सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा, उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे जूझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस क्या बन जा देती हैं, एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को वो कर देती, जन्म दे देती हैं। फिर फोर्थ पॉइंट इसमें लॉस ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ये देखिए, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट गांधी जी के उससे आ रहा है, उनकी दृष्टि से आ रहा है, क्योंकि उनका ही मानना था कि जो जहाँ है वहाँ पे ही उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। मान लो कोई गांव में वर्क कर रहा है, तो वहीं पे ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो वहीं उसको लोकल स्तर पे ही काम मिल जाए। इसीलिए उन्होंने कहा था कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बढ़ावा मिले, ताकि जो जहाँ मान लीजिए लोकल लेवल पे ही उसको वहाँ काम मिल जाए, उसको माइग्रेट ना करना पड़े। अब आजकल आप देख रहे हैं हमारे देश में क्या है, सिटीज़ इतनी ओवरबर्डनड हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी है? क्योंकि वहाँ जहाँ वो उनका मूल निवास है वहाँ तो काम मिलता नहीं, मेजर सिटीज़ में वो माइग्रेट करते हैं, और पॉपुलेशन क्या होता है उससे एक तरह से बहुत और सारी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट इन्होंने बताया है लो इन्वेस्टमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि इन्वेस्टमेंट ही अच्छा नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वहाँ पे क्या होता है, इनएडुकेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट तो है ही है। तो क्या ये ऐसा क्या करता है कि ये क्या रिस्ट्रिक्ट कर देता था, एक तरह से उसमें एक तरह से व्यवधान पैदा कर देता है। ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी खतरा हो जाता है। अब सिक्स्थ पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल। सभी को पता है इंडिया में जो यूथ है वो सही से स्किल्ड नहीं है। क्यों नहीं है स्किल्ड? क्योंकि जैसे मान लीजिए, आप थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। कई लोग ऐसे हैं कि दोस्त कर रहा है ये काम, यानी ये फला कोर्स कोई दोस्त ले रहा, मैं भी चला जाता हूँ, भले ही वो उसके लिए उसका बेंट ऑफ माइंड उस प्रकार हो या ना हो। आजकल आप देख रहे हैं केवल बीएड की भरमार है, इतने स्टूडेंट्स बीएड कर चुके हैं, उस प्रकार वैकेंसीज कहाँ आ रही हैं? ऑटोमेटिकली अब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या है इकॉनमी पे। ठीक है, तो पहला तो पॉवर्टी है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, गरीबी तो आएगी। सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द गवर्नमेंट पे भी एक्स्ट्रा बर्डन है। इंक्रीज इन द एंटी सोशल एलिमेंट्स, देखिए उनको रोजगार मिलेगा नहीं तो वो गलत काम करेंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे ही बनते हैं ना, कोई पैदाइशी पेट से तो बनता नहीं है। ठीक है, दूसरा चौथा है इसमें हैम्पर्स ग्रोथ ऑफ द कंट्री की ग्रोथ को भी नुकसान पहुँचाता है। लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, समझ गए? अब देखिए गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव रहा है टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सके, उसके लिए क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। तो पहला मनरेगा सब जानते हैं, इसका क्या नाम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2005 में आया था। इसने क्या किया था, राइट टू वर्क का ये इन्होंने सुनिश्चित किया कि 100 डेज़ का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, पर ईयर टू द फैमिलीज हुज एडल्ट मेंबर्स ऑप्ट फॉर अनस्किल्ड ह्यूमन वर्क। ठीक है, समझ गए? अब देखिए इसमें इन्होंने 2021 और 22 में एक इकोनॉमी का सर्वे है, इकोनॉमी सर्वे है। क्या है कि मनरेगा को जो उसको क्या कहते हैं फंड अलॉट किया जाता है, वो क्या था, इन्होंने कितना बढ़ा दिया था, इंक्रीज टू 73,000 करोड़ 2021 और 22 के उसमें इन्होंने डाला था। जो होता है, क्या होता है
जो आपका जो बजट आता है ना उसमें फिर एलोकेशन बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो ये 2021 में कितना था, 61,500 करोड़ था। मतलब 2021 में इन्होंने 61,500 करोड़ दिया था, जो कि फिर 21-22 में इन्होंने इंक्रीज़ किया, कितना कर दिया था, 73,000 करोड़ कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें देखिए एक स्कीम आती, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सबने सुना होगा। ये कब लॉन्च हुई, 2015 में लॉन्च हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वॉज टू इनेबल द यूथ ऑफ द कंट्री टू टेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू एक्वायर अ सिक्योर्ड बेटर लाइवलीहुड। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम था ताकि जो देश का युवा है वो स्किल हो सके, फिर उसी प्रकार अपनी जीविका चला सके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या डाला गया, स्किल इंडिया मिशन भी लाया गया। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015। स्किल इंडिया मिशन फोकसेस ऑन रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग इन प्रोमिनेंट ट्रेड्स, जैसे कि अंडर दिस मिशन द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसी को इम्प्लीमेंट किया गया। वो मिशन है, ये स्कीम है, ये योजना है। ठीक है, समझिए इस बात को। फिर इसी में क्या आ रहा है, जन शिक्षण संस्थान स्कीम लाई गई, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम लाया गया, जिसे नैप्स भी कहा जाता है, NAPS, फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म स्किल्ड ट्रेनिंग, मतलब एक तरह से स्किल्ड कर रहे हैं हमारे यूथ को, ताकि उनको वो मिल सके, रोजगार मिल सके। एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम भी लाई गई फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग टू द यूथ। अब देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ट्रेनिंग के दो कंपोनेंट्स, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी पहले जो इन्होंने लर्निंग की है कुछ भी स्किल है उसके लिए भी है। सेवरल माइक्रो प्रोग्राम्स अंडर PMKVY हैज ऑल्सो बीन फॉर्मुलेटेड for targeting artisans clusters in partnership with private sector also to ensure employment for all artisans। देखिए इसमें यही सब चीज़ें हैं कि ताकि सबको रोजगार मिले, जो जिस भी कला में पारंगत है उस प्रकार उसको, अगर नहीं है तो ट्रेनिंग करा देंगे, ठीक है, स्किल कर देंगे इसको। A special project has been launched to revive the traditional नामडा क्राफ्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको और भी मिल गया कि नामडा क्राफ्ट कहाँ का है, तो जम्मू एंड कश्मीर का है, जीके में पूछा जा सकता है, जीएस में। एंड अपस्किलिंग वीवर्स एंड आर्टिशंस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑफ नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, समझ गए। रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग का मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री विद स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। दूसरा क्या है, टू इन्हांस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव मीन्स फॉर द हायर एजुकेशन, समझ गए होंगे। थर्ड इसमें क्या, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी जो असमानता है उसको एक तरह से ये कम करने का भी काम करता है। इसमें देखिए एक आता है जन शिक्षण संस्थान, तो स्कीम है ये क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स वोकेशनल स्किल्स टू द नॉन लिटरेट, यानी इलिटरेट जो लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको वोकेशनल स्किल्स दी जा सकें, ठीक है, ताकि और इसमें क्या किया है इन्होंने, न्यू लिटरेट्स का मतलब होता है नए नए जो हैं, ठीक है, विद अ रूडिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन अप टू 8th, ठीक है, 8वीं तक उनको एजुकेशन भी करा रहे हैं। एंड स्कूल ड्रॉप आउट अप टू 12th, यानी कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं ना, तो उनको दोबारा से स्कूल में लाने की योजना है ये, ठीक है। तो इसका जो एज ग्रुप है वो 15 से 45 वर्ष रखा गया है। द प्रायोरिटी ग्रुप्स, इसमें प्रायोरिटी यानी जिनको प्राथमिकता दी जा रही है वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो उसमें विमेन आ रही हैं, ठीक है, SC ST आ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ आ रहे हैं, दिव्यांगजन है, यानी कि जिनको स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी की आँख का कोई दिव्यांग है, यानी वो अंधा है, ठीक है, कोई बहरा है, ठीक है, ये सारी जो भी दिव्यांग जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए है। एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समझ गए। नेशनल अप्रेंटिसशिप एक प्रोग्राम है नैप्स, इसमें समझ ही नहीं, ट्रेनिंग करा रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं उनको थोड़ा सा, ताकि वो इंडस्ट्री के लायक बन सके वहाँ काम करने के लिए, ठीक है। एक देखिए क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम भी है जिसे CTS कहा जाता है। इसमें क्या कर रहे हैं, CTS इज़ फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग इन 137 ट्रेड्स थ्रू ITIs, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम तो सुना ही होगा आपने, अक्रॉस द कंट्री। फॉर द सेशन
2020 में इसमें कितने लोग को इनरोल किया गया था? 13.36 लाख लोगों को किया गया। फिर देखिए इसमें एक आ रहा है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, जिसे असीम भी कहा जाता है शॉर्ट में, ASEEM। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड टू मैच द सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स विद द मार्केट डिमांड। यानी कि मार्केट में जिस प्रकार की डिमांड है उस प्रकार के हम स्किल वर्कर्स को क्या कर सकें, भेज सकें। उसके लिए स्किल तो उनको देनी पड़ेगी ना। तो ये इस तरह से एक तरह से ये क्या है, उनको स्किल भी कर रहे हैं और एक तरह से डायरेक्टरी भी ये इशू करते हैं ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स हमारा बन सके। ठीक है। फिर इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क भी है। ठीक है। इज कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज वेयर इंडियन मैन पावर इज़ इन डिमांड। यानी बाहर के देशों में मान लीजिए इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड है तो उसको कैटर करने के लिए भी क्या बनाया गया, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर। उसके तहत इनको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है। तो ISC network is a fee-based market-driven model based on global workforce supply and demand dynamics. It provides incremental skill training on international standards and assessment of skills for overseas employment। यानी overseas का मतलब ये होता है जब बाहर में जा कर के हम employment लेते हैं ना, बहुत सारे लोग यहाँ से इंडिया से माइग्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए जो भी काम उनको दिया जा रहा है तो उसके लिए वो स्किल्ड हो सकें, ये प्रोग्राम लाया गया। फिर आगे जानते हैं प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। देखिए क्या क्या योजना है, किसी को कॉमन को पता भी नहीं चल पाता होगा कि सरकार कितनी योजनाएं लाती है। जब हम पढ़ते हैं तभी पता चल पाता है। ठीक है। इट इज़ अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग द मार्जिनलाइज्ड पर्सन। यानी कि जो सीमांत यानी आखिरी सीमा पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, यानी यहाँ पे सीमा का मतलब वो सीमा नहीं है बॉर्डर वाली, यानी जो एक तरह से आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि मीडियम क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, हाँ, और अपर लेविश क्लास भी है। ठीक है। इन्फ्लुएंस क्लास जैसे बोलते हैं, तो उससे सब क्लासेस में है ना। तो वैसे जो लास्ट पायदान पे जो व्यक्ति है उसके लिए कहा जाता है मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति। ठीक है। तो इसमें PM इसको शॉर्ट में दक्ष भी बोला गया है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इट इज़ अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग मार्जिनलाइज्ड पर्सन इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट इसमें इंक्लूड है, बैकवर्ड क्लास है, और सफाई कर्मचारी इसमें इंक्लूडेड है। ओके फाइन। ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने जाना होगा क्या क्या हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज है। ठीक है। इतना ही काफ़ी है। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जितनी स्कीम्स आती हैं उसमें कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, पूरा तो वो कैटर नहीं कर पाता है, लेकिन जितना भी कर पाए उतना ही अच्छा है। ठीक है। कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना भला है, वही इन सब स्कीम्स के लिए भी कहा जा सकता है। कल मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से। हैव अ नाइस डे।